नमस्कार साथियों, प्रिंस आरएस एकेडमी तारानगर की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आरएस और रीट साइंस लेवल 2 का जो साइंस का सिलेबस है वो लगभग सेम सा है। इस वजह से अपन ने पहला जो वीडियो आज बनाया है वो बायोलॉजी से स्टार्ट किया है और उसमें सबसे पहले अपन बातचीत करना चाह रहे हैं मानव जनन तंत्र के बारे में। तो साथियों, आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रत्येक चीज़ को याद करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी तंत्र इसी प्रकार आप सबके साथ पूरा करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र के बारे में बात करने से पहले जनन तंत्र क्या चीज़ है और जनन क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। वह प्रक्रिया या वह क्रिया जिसके द्वारा सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। यानी कोई भी जीव है अपने समान संतति को उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। अब ये जनन दो टाइप का होता है साथियों, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन, जिसमें एक ही जनक से संतति उत्पन्न होती है उसे तो कहते हैं अलैंगिक जनन। और अगर नर और मादा दोनों के बीच निषेचन की क्रिया के द्वारा किसी संतति का उत्पन्न होना लैंगिक जनन कहलाता है। यानी सीधी सी बात यह है कि मानव में लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। तो आज अपनी जो क्लास रहने वाली है वो जनन तंत्र में जनन के साथ साथ नर जनन तंत्र पर फोकस रहेगी। तो प्यारे साथियों, आप देख सकते हो डायग्राम में भी कि नर जनन तंत्र का हमने डायग्राम बनाया। नर जनन तंत्र के अलग अलग भाग दिखाए गए हैं। जैसे सबसे ऊपर हमने शुक्राशय दिखा रखा है आपके सामने। यहाँ शुक्राशय के बाद यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि है, फिर मूत्र मार्ग है, शुक्रवाहिनी है, अधिवृषण है, मूत्र मार्ग है, श्वसन है। इस प्रकार के कई डायग्राम हमने लिए हैं, तो आप सब देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। दूसरा डायग्राम नर जनन तंत्र का ही है। सबसे ऊपर ये आपको इधर मूत्र नलिका दिखाई दे रही है, मूत्रा से दिखाई दे रहा है, शुक्रा से दिखाई दे रहा है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसमें भी श्वसन है, मूत्र मार्ग है, वृषण है, वृषण कोश है, शुक्रवाहिनी है। ठीक इसी प्रकार एक अगला डायग्राम भी हमने ऐसा ही लिया है जो नर जनन तंत्र का ही है, जिसमें मूत्रा से अलग से आपको दिखाई दे रहा है, वी आकृति ऊपर दिखाई दे रही है। उसके बाद मूत्राशय के नीचे शुक्राशय है, शुक्राशय के नीचे फिर प्रोस्टेट ग्रंथि है और फिर कंद मूत्रपथ ग्रंथि है। उसके बाद अलग साइड में दो पतली नलिकाएं हैं जिसमें शुक्रवाहक है। दोनों नलियों के बीच में इधर बीच में मूत्र मार्ग है। फिर वृषण है, वृषण के नीचे जो मूत्र मार्ग का अंतिम भाग है वो श्वसन मुंड कहलाता है। ये नर जनन तंत्र का डायग्राम तीन अलग अलग एंगल से आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब अपन बातचीत करते हैं हमारे मैटर के बारे में। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उनसे लिया गया है और बहुत अच्छे से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ अगला डायग्राम मादा जनन तंत्र का है, लेकिन उस पर अभी अपन बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि अगली क्लास में मादा जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। आज सबसे पहले अपन नर जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उस पर बातचीत करना चाह रहे हैं। तो देखिए साथियों, आप इन तमाम बातों को बहुत अच्छे से समझते चलिएगा और सब बातों को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा, अपने नोट्स खुद बनाते रहिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जनन सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है। ठीक है, जनन सभी जीवधारी करते हैं और महत्वपूर्ण एक सिस्टम है सभी में, तभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, आगे से आगे संतति का निर्माण होता चला जा रहा है, जिसमें एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। मानवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। यह द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक के तौर पर शुक्राणुओं का निर्माण करता है। देखिए नर जो होता है वो तो शुक्राणुओं का निर्माण करता है और मादा में अंडाणु बनते हैं। शुक्राणु और अंडाणुओं का जब निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है यानी युग्मनज बनता है और जो आगे चलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। इसका मतलब जो आरंभिक है वो शुक्राणु और अंडाणु दो अलग अलग चीजें, उन दोनों का आपस में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे एक युग्मनज यानी जाइगोट बनता है और जाइगोट से ही आगे चलकर क्या होता है, जीव का निर्माण होता है। आप लोगों को जब मादा जनन तंत्र पढ़ाया जाएगा तो उसमें आगे इसकी प्रक्रिया को भी बहुत अच्छे ढंग से समझाया जाएगा कि कैसे जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट से किस प्रकार जीव का निर्माण होता है और गर्भाशय में किस प्रकार ये जाइगोट आगे चलकर पहुंचता है, इस पर बातचीत करेंगे। लैंगिक जनन हेतु इसके लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि जिसे प्यूबर्टी कहा जाता है में होता है। यानी लैंगिक जननों जो कोशिकाएं हैं उनका विकास जो होता है वो यौवन काल में होता है। इस अवस्था में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर होने लगता है
जनन परिपक्वता आती है, लड़कों में यौवन जब आरंभ होता है तो आवाज़ मोटी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, और आपको मालूम है कि जो काख है, जननांग क्षेत्र है, वहाँ पर बाल आने लग जाते हैं और त्वचा अधिक तेलीय हो जाती है। लड़कियों में भी ऐसा ही कुछ गुण पाया जाता है, जैसे स्तन का बनना है, स्तन भारी होना है, उनके आकार में वृद्धि होनी है, त्वचा का तेलीय होना है, जननांग क्षेत्र में बालों का आना है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने लग जाता है। यदि जो है वो यौन आरंभ के लक्षण है। लड़कियों में यौन आरंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है, लड़कों में इसके बाद आरंभ होता है। लड़कों में इसकी जो अवधि होती है वो 13 वर्ष के आसपास मानी जाती है, यानी 13 से 15 वर्ष की उम्र जो होती है इसके आसपास होती है। लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है। ये तो है यौवन आरंभ की अवस्था, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन परिपक्वता कहाँ होती है लैंगिक की? होती है 18 से 19 वर्ष की उम्र में जाकर। इस अवधि में मनुष्यों की संवेदनाओं तथा उसके बौद्धिक व मानसिक स्तर में परिवर्तन होता है, यानी बौद्धिक स्तर भी परिवर्तित होता है और मानसिक स्तर का विकास, मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो भी होता है। यौन आरंभ से लैंगिक परिपक्वता तक आए परिवर्तनों में मूल में विभिन्न हार्मोनों का स्रवण होता है, यानी नर जो होता है उनमें कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और मादा में कौन सा होता है। तो नर में तो एक हार्मोन स्रावित होता है, मादा में 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। देखिए, नर जो होता है उसमें तो टी यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, और स्त्रियों में 2 होते हैं, एक ए और एक पी। एपी एपी का मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ए और पी, एपी, और मनुष्यों में क्या होता है? टी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। एमटी का मतलब मानव, और उसमें टी याद रखना है। मेल में क्या है? टी, टेस्टोस्टेरोन, और एपी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोनों का क्या होता है? स्रवण होता है। अब अपना जो मुख्य टॉपिक है उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले आज बात करनी है अपने को नर जनन तंत्र के बारे में, यानी मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर अपना फोकस रहने वाला है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है, नर जो जनन तंत्र है वो 2 भागों में विभाजित होता है अलग अलग। पहला भाग जो होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक जननांग। ठीक है, प्राइमरी जो जननांग है वो क्या है और सेकेंडरी जननांग है वो क्या है। तो प्राथमिक में ध्यान रखना है, प्राथमिक जो जननांग है उसमें सिर्फ वृषण को शामिल किया जाता है। इसमें शामिल करते हैं प्यारे साथियों? वृषण को। और दूसरा जो है उसमें शेष जितने भी भाग बच गए, जो चाहे वो शुक्रवाहिनी हो, चाहे वो आपका एपिडाइमस हो, चाहे वो प्रोस्टेट हो, चाहे वो शुक्राशय हो, चाहे वो मूत्रवाहिनी नलिका हो, चाहे वो मूत्राशय हो, अब चाहे वो स्क्रोटम यानी वृषण कोश हो, ये सब के सब जो भाग होते हैं ये सब किस में आते हैं? ये सेकेंडरी में आते हैं। तो इस विषय पर अपनी बातचीत आगे चलती रहनी है। तो सबसे पहले अपन बात करना चाह रहे हैं प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है। ये देखिए आपके सामने यहाँ हमने लिखा भी है, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं और उसके बारे में यहाँ क्या लिखा गया है। ये वे अंग छोटे होते हैं जो या तो लैंगिक कोशिकाओं युग्मकों का निर्माण करते हैं, साथ ही ये कुछ हार्मोन का स्राव भी करते हैं। ये अंग जनद कहलाते हैं। नर में जनद वृषण कहलाते हैं तथा नर में जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, यानी उदर गुहा के नीचे बाहर की साइड होते हैं वृषण। और वृषण के 2 भाग होते हैं। प्रथम जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, यानी जो वृषण है उसके भी 2 भाग हैं, एक तो शुक्राणु का निर्माण करता है और दूसरा क्या करता है? द्वितीय अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। देखिए, एक से तो शुक्राणु और दूसरे से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये 2 अलग अलग भाग हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी बात अगर वृषण आ गया तो वृषण पर भी अपने को कर लेनी चाहिए साथियों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। आगे चलकर वृषण के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए और उसके संबंध में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं इसके संबंध में भी अपने को बातचीत कर लेनी चाहिए ताकि अच्छा रहे। देखिए, वृषणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 2 होती है। वृषणों की संख्या 2 होती है और जोड़ी कितनी होती है? जोड़ी होती है 1। ये ध्यान रखना है, पहली बात तो जोड़ी 1 होती है। भ्रूणावस्था में वृषण उदर गुहा में स्थित होते हैं। देखिए, जो आपकी भ्रूण अवस्था होती है उसमें तो उदर गुहा में स्थित होते हैं, लेकिन बाद में ये उदर गुहा से क्या आ जाते हैं? बाहर निकल आते हैं। माता के 7वें महीने के अंत में, यानी माता के गर्भ में जब शिशु होता है तो 7वें माह के अंत में या 8वें महीने के आरंभ में वृषण उदर गुहा से बाहर आते हैं। तो मैंने ये बात आपको बता दी कि गर्भावस्था में तो कहाँ होते हैं? उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं, लेकिन 7वें और 8वां जो माह होता है ये उदर गुहा से कहाँ आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। बाहर आने का उद्देश्य क्या है इनका? वो ध्यान रखना है। शरीर के ताप
से 2 से 2.5 सेंटीग्रेड ताप को कम करना है। यानी ये क्या काम करते हैं, ताप को कम करने का काम करते हैं। ताप को क्या करते हैं, कम करते हैं। अब ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी, क्योंकि कम ताप पर शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण करने में इनकी सहायता होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये तापमान को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। वृषणों का उदर गुहा में रह जाना क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। एक शब्द में जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखना, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म क्या है, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, इस बात को जरूर याद रखना। क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म आपसे कोई पूछे कि क्या चीज है, तो ये ध्यान रखना कि जब वृषण जो है वो 7 से 8 महीने का जब बालक होता है गर्भ में, उस वक्त उसके वृषण उदर गुहा से बाहर नहीं आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब एक शब्द और है जिसके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं, वो है आपका कस्टेशन। कस्टेशन किसको कहते हैं, आपने बहुत बार सुना भी होगा इस वर्ड को, कस्टेशन। क्या वर्ड है, कस्टेशन। कस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कस्टेशन। आपने कई बार देखा होगा गांव में बैल जो होता है, उस बैल के वृषणों को दबा दिया जाता है, तो उस वृषणों को कुचलने अथवा काटने की जो प्रक्रिया होती है, वृषणों को काटने या कुचलने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं कस्टेशन। क्या कहते हैं, उसे कस्टेशन कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखना, वृषण जिस थैली में स्थित होते हैं उसे वृषण कोश कहते हैं, जिस पर अपन बातचीत करेंगे अभी, स्क्रोटम कहा जाता है उसे। वृषण के 3 प्रकार की कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है। अब ये भी ध्यान रखना होगा कि वृषण में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वृषण जो होता है वो 3 कोशिकाओं का बना होता है, यानी उसमें 3 कोशिकाएं होती है। पहली कोशिका कौन सी है तो वो ध्यान रखना, दूसरी कौन सी है वो ध्यान रखना, तीसरी कौन सी है वो ध्यान रखना। पहली कोशिका जो होती है उसको बोलते हैं जननी कोशिका या जरम कोशिका। क्या बोलते हैं उसे, जरम कोशिका या जननी कोशिका। क्या काम करती है, शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो इसी कोशिका में होता है। यहाँ जरम कोशिका या जर्मन जननिक कोशिका जो होती है, इसमें शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा है स्टोली कोशिका, दूसरी क्या है, स्टोली कोशिका, याद रखनी है आपको, स्टोली कोशिका। ये स्टोली कोशिका क्या काम करती है, शुक्राणुओं को संरक्षण प्रदान करती है। क्या करती है, संरक्षण प्रदान करती है, और इसके साथ साथ से पोषण भी करती है, इसका भी याद रख लोगे। फिर है तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं लीडिंग कोशिका। क्या बोलते हैं उसे, लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका क्या करती है, या इसे अंतराली कोशिका भी कहते हैं। ये पहला काम तो इसका है कि ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका स्रावन करती है, एक काम। दूसरा, ये हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करती है, जैसे दाढ़ी आना, मुंह छाना, ये जब जो है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनका विकास करती है। दोबारा सुन लो, वृषण 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला जर्म कोशिका जननी कोशिका और शुक्राणुओं का निर्माण करती है। दूसरी स्टोली कोशिका शुक्राणुओं को संरक्षण और पोषण प्रदान करती है। तीसरी लीडिंग कोशिका, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करती है, विकास करती है। शायद ये बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी, और बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को आपको समझते चलना है, और जो चीज़ आपको नोट करनी हो वो नोट करते चलना है। इसके बाद देखिए साथियों, एक विषय पर और बातचीत करनी है अपने को, जो है सीसन के अंदर जो होता है वो इरेक्टाइल उत्तक पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है सीसन में कौन सा उत्तक पाया जाता है, इरेक्टाइल उत्तक। कौन सा, इरेक्टाइल उत्तक, इरेक्टाइल उत्तक पाया जाता है। किसके अंदर इरेक्टाइल उत्तक पाया जाता है, तो वो सीसन के अंदर पाया जाता है। और सीसन से सीसन मुंड को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं सरकमसीजन। क्या बोलते हैं उसे, सरकमसीजन। सरकमसीजन किसको कहते हैं, सरकमसीजन याद रख लेना है। सरकमसीजन किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना है कि सीसन से सीसन मुंड को हटाने की जो प्रोसेस है उसे सरकमसीजन कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोगों को जो मुस्लिम समुदाय में होते हैं उनको सरकमसीजन की प्रोसेस के माध्यम से ही उसका सीसन मुंड जो है वो हटाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं अब शुक्राणु की। शुक्राणु जो होता है वो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। मानव शरीर जो होती है उसकी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, अगर आपसे कोई पूछे तो वो कौन सी है, वो है शुक्राणु। तो अपन किस पर बातचीत करें, अब शुक्राणु पर बात करें। शुक्राणु की पहली बातचीत अपनी यही हुई है कि ये मानव शरीर की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। निर्माण कहाँ होता है इसका, शुक्राशय में भी होता है, प्रोस्टेट में भी होता है, और बल्बो यूरेथर में भी होता है। ठीक है, इसके बाद शुक्राणु का संग्रहण कहाँ होता है, निर्माण बता दिया, अब संग्रहण कहाँ होता है।
संग्रहण इसका वृषण में होता है, ध्यान रखना। कहाँ होता है? संग्रहण जो होता है शुक्राणु का वो वृषण में होता है, वृषण में होता है। ठीक है। इसके बाद एक शुक्राणु को बनने में 74 दिन का समय लगता है। एक शुक्राणु को बनने में कितने दिन का समय लगता है? 74 डेज का टाइम लगता है एक शुक्राणु को बनने में। यानी बहुत कठिन प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद इसकी संरचना कैसी होती है, तो संरचना देख लीजिएगा एक बार आप लोग, मैं दिखा देता हूँ कि ऐसी संरचना आपको बना लेनी चाहिए। देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे बनाओ, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और एक डब्बे जैसी आकृति ऐसे बनाकर, और इसका जो निचला भाग होता है ये पूंछ के जैसा होता है, ऐसे पूंछ के टाइप का ये होता है, पूंछ ही होती है ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। इसके बीच वाले भाग से यहाँ ऐसे ये पूंछ सी ऐसे जुड़ी रहती है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ बीच में एक गोला टाइप होता है, उसे बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं उसे? एक्रोसोम बोलते हैं। इसका नाम याद रखना, एक्रोसोम, एक्रोसोम बोलते हैं। इसमें ये जो भाग है बीच वाला, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है बीच का भाग। और इसके बाद ये नीचे वाला भाग जो होता है वो इसका पूंछ होता है। पूंछ जिसको अपन बोलते हैं वो इसका पूंछ है। अब शुक्राणु का मुख्य पोषक पदार्थ क्या होता है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मुख्य पोषक पदार्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना है प्यारे साथियों आपको कि शुक्राणु का मुख्य पोषक पदार्थ जो होता है वो फ्रुक्टोस होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोस, फ्रुक्टोस होता है। ठीक है, याद रख लोगे, फ्रुक्टोस होता है ये, फ्रुक्टोस। ठीक है। एक एक्रोसोम किसका बना होता है? एक्रोसोम जो होता है वो गोल्जिकाय का बना होता है। एक्रोसोम किसका बना होता है? एक्रोसोम जो होता है वो गोल्जिकाय का बना होता है। इतनी बातें शायद आप याद रख पाओगे। मैंने ये बुक से अलग कुछ बातें आप लोगों को बता दी है, तो इन बातों पर भी आप गौर कर लेना और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं अपन द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में। द्वितीयक लैंगिक अंग में कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ। तो देखिए द्वितीयक लैंगिक के बारे में बात करें, उसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जो भी अंग जनन तंत्र में कार्य करते हैं उन्हें द्वितीयक लैंगिक अंग कहा जाता है। मैंने ये बात आपको बता दी। जैसे वृषण कोश है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, मूत्र मार्ग है, शीशन है, ये सब के सब जो है वो द्वितीयक लैंगिक अंग है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर अपन बढ़ते हैं और उस पर भी बातचीत कर लेते हैं कि द्वितीयक अंग जो अपने हैं उस पर कौन कौन सी बातें आपसे पूछने लायक है। तो सबसे पहले वृषण कोश के बारे में बात करते हैं। वृषण कोश जो होता है वो सबसे निचला भाग है। यहाँ देखिए सबसे निचला भाग वृषण कोश आपको दिखाई दे रहा होगा। वृषण कोश वीडियो में दिखाई दे रहा होगा आपको कि वृषण जो होता है जिसमें स्थित होता है वो वृषण कोश है। क्या कहना चाह रहा है ये देखिए, वृषण कोश वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता, यानी शुक्राणु जो होता है वो कम टेम्परेचर पर ही उसका निर्माण होता है। तो तापमान कम होगा तो शुक्राणुओं का निर्माण ज्यादा होगा। तो वृषण कोश जो होता है वो तापमान को नियंत्रित करने के काम में आता है। ठीक है, तथा यहाँ का तापमान शरीर के अन्य अंगों से क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ वृषण कोश का जो टेम्परेचर होता है वो अन्य अंगों से क्या होता है? कम होता है। लेकिन आपको ये बात बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि ताप को नियंत्रित करने के कौन सी चीज काम में आती है, तो वृषण कोश है वो याद रखना है अपने को। वृषण कोश बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग कि ताप को क्या करने के काम आता है? नियंत्रित करने के काम आता है। देखिए ये नीचे वाला जो अपना डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, एक साइड आपको वृषण दिखाई दे रहा है और वृषण के इधर वाली साइड देखिए नीचे यहाँ वृषण कोश लिखा हुआ है। ये वृषण कोश जो है इसको ध्यान से देखिएगा और अब इसको याद भी रखना है कि वृषण कोश कहाँ है और वो क्या काम आता है। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या काम आती है? देखिए शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। यानी किसकी सहायता से पहुंचते हैं? शुक्रवाहिनी की सहायता से पहुंचते हैं। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली बनाती है। ठीक है, एक संयुक्त क्या बनाती है? नली। जो पतली पतली नलियां साइड में आपको दिखाई दे रही है वो नलियां ही क्या कहलाती है? शुक्रवाहिनियां कहलाती है। ठीक है, पतली नलियां ये दिखाई दे रही होगा आपको, जैसे पहला ये डायग्राम, इसमें ये नली नजर आ रही है और इस वाले में दो अलग अलग नलियां नजर आ रही है। इस वाले में आपको एक ही नली नजर आ रही है, दो अलग अलग नजर नहीं आ रही है। तो ये जो होती है वो क्या कहलाती है? शुक्रवाहिनियां कहलाती है। इसके बाद साथियों देखिए
इसमें लिखा हुआ है कि शुक्रवाहिनी नलिका में एक साथ संयुक्त नली बनी होती है, अतः शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। अब अपन कई बार ये सोचते हैं कि अलग अलग मार्ग होते हैं ये शुक्राणु का और मूत्र प्रवाहित होने का, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्राणु भी उसी मार्ग से प्रवाहित होते हैं और मूत्र भी उसी मार्ग से प्रवाहित होता है। यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर संकलन वाहिनी बनाती है। ये क्या करती है? इसके साथ मिलकर संकलन वाहिनी बनाती है। अगला सुनिए, फिर तीसरा पार्ट जो अपना है वो शुक्राशय, ठीक है। सेमिनल जो भाग है वो अपने को शुक्राशय जिसको अपन कहते हैं उस शुक्राशय के बारे में बात करनी है। शुक्राशय क्या होता है तो सुनिए, शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना जिसे शुक्राशय कहते हैं में खुलती है, ठीक है। ये कहाँ खुलती है? शुक्राशय में खुलती है। देखिए ऊपर वाला जो डायग्राम है उसमें आपको शुक्राशय बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा, ठीक है। शुक्रवाहिनी नलिकाएं किस में खुलती है? शुक्राशय में। और नीचे वाले डायग्राम में भी ये देखिए यहाँ शुक्राशय लिखा हुआ है, तो इसके नीचे यहाँ एक जो महीन भाग है वो आपका क्या है? शुक्राशय। और इस वाले में तो एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है ऊपर मूत्राशय और मूत्राशय के नीचे ये नली जहां आकर जुड़ती है उसके नीचे देखिए, आपको दोबारा मैं दिखा देता हूँ इस भाग को क्लियर करके। यहाँ से देखिए इस भाग में आपको आराम से नजर आ जाए ऊपर क्या है? मूत्राशय है। और मूत्राशय के नीचे देखिए फिर ये जो नलियां दोनों साइड से आकर जो मूत्रवाहिनी नलिकाएं हैं, ये नलियां आकर जिस भाग में ये दो भाग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये भाग आपका क्या कहलाता है? शुक्राशय कहलाता है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा तथा गति प्रदान करता है। तो आपको समझ में आ गया कि किस काम में आता है ये तरल पदार्थ? ऊर्जा भी प्रदान करता है और शुक्राणुओं को गति भी प्रदान करता है। अगला भाग अपना है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि भी इस ऊपर वाले डायग्राम में एकदम स्पष्ट नजर आ रही है। कौन सी प्रोस्टेट ग्रंथि है देखिए आप, यहाँ से अपन आराम से इस बात को समझते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि ये अखरोट के आकार की एक बहिस्राव ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। यह तरल वीर्य का भाग बनता है तथा शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। ये भी क्या करता है? गति प्रदान करता है। ऊपर मूत्राशय है, मूत्राशय के नीचे देखिए आप आराम से आपको नजर आ रहा है शुक्राशय। शुक्राशय के नीचे जो भाग है वो ये देखिए, ये वाला भाग जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि का है। इधर इस वाले में भी आपको नजर आ रहा है ये प्रोस्टेट ग्रंथि का भाग है, इस वाले में भी अलग से नजर आ रहा है वो प्रोस्टेट ग्रंथि का भाग है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको प्रोस्टेट ग्रंथि का भाग कैसे है और यहाँ किस तरीके से ये काम करता है। अगला भाग अपना है वो है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। यह एक पेशीय नलिका है। जैसे मूत्र मार्ग जो है वो ये इस वाले में ये नजर आ रहा है ये मूत्र मार्ग है, इस वाले में ये भाग जो है वो मूत्र मार्ग है और इस वाले में ये भाग जो है वो मूत्र मार्ग है, ठीक है। ये नलिका जो बीच में नजर आ रही है वो मूत्र मार्ग है। यह पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर संकलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। इसमें से होकर मूत्र शुक्राणु प्रोस्टेट ग्रंथि आदि के स्राव बाहर निकलते हैं। यानी मूत्र भी इसी से निकलता है, शुक्राणु भी इसी से निकलता है। ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी है। यह नलिका सीसन से गुजरकर मूत्रोजन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। ये जो पतली पतली नलिका आपको नजर आ रही है देखिए ये इधर से आ रही है और ये नलिका ऐसे बाहर आ रही है, तो इस नलिका को भी अपने को ध्यान रखना है। यहाँ भी देख लीजिए ये पतली नलिका एकदम इसके बीचों बीच से होती हुई इधर आ रही है, इसमें भी ये बीचों बीच से होती हुई नलिका ऐसे बाहर आ रही है। अगला भाग अपना जो है वो शीशन। जो इस नलिका के बाहर आपको एक आवरण नजर आ रहा है बेलनाकार, वो बेलनाकार आवरण जो होता है वो पेनिस या सीसन कहलाता है, जो वृषण कोष के बीच में लटका रहता है। यह उत्थानशील मेथुनांग है, ठीक है। सामान्य अवस्था में यह छोटा तथा स्थिर रहता है तथा मूत्र विसर्जन के काम आता है। मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्य में शुक्राणु को मादा जननांग में पहुंचाने का काम करता है। यानी मादा जननांग में शुक्राणुओं को पहुंचाने का काम कौन करता है? सीसन करता है, यानी पेनिस करता है। तो प्यारे साथियों, आज अपन ने बात की नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र आपने दो अलग अलग भागों में बांटा, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में वृषण होता है, सेकेंडरी में वृषण कोष होता है, शुक्रवाहिनी होती है, शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, मूत्र मार्ग होता है और शीशन होता है। जिसमें वृषण कोष आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, तो आपको नियंत्रित करने के काम आता है। शुक्रवाहिनी नलिकाएं, ये जो साइड में नलिकाएं हैं शुक्रवाहिनी नलिकाएं हैं। फिर ये जो ऊपर वाला भाग है ये आपका शुक्राशय है, उसके नीचे फिर प्रोस्टेट ग्रंथि है, फिर उसके बाद यहाँ मूत्र मार्ग और मूत्र मार्ग के नीचे आपका क्या है? शीशन है। तो ये सब बातें जो हैं वो नर जनन तंत्र से संबंधित हैं
और कुछ अच्छे सवाल जो इसके संबंध में थे उस पर आज बातचीत की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगली क्लासों में अपन लेकर आएंगे और अगली क्लास में अपन बात करेंगे मादा जनन तंत्र की। तो आज आप सब इस चीज़ को याद करिएगा अच्छे ढंग से, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।